तो आपको अल्लाह ताला के बाद उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, मेरा शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए। और बार बार कह रहे थे थैंक यू चीफ मिनिस्टर, थैंक यू। बिल्कुल आपने मुझे थैंक यू नहीं बोलना, ये आपका हक है जो आपको मिला है, ये आपकी मेहनत का समर है जो आपको मिला है। और ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये आपकी मेहनत है, उसका ये रिजल्ट है, उसका समर है ये। और इस स्कॉलरशिप को थैंक यू बोल के नहीं, इसको अपना हक समझ के लो, सर उठा के लो और बहुत फख्र के साथ और आजिज़ी के साथ लो इसको। घर जाके याद से अपने वालिदैन को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। और मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से राना सिकंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जितनी मेहनत से उन्होंने इस प्रोग्राम को नर्चर किया है, और डॉक्टर फ़ारूक जो हैं हमारे हायर एजुकेशन के जो सेक्रेटरी हैं, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। आप जानते हो कि 30,000 बच्चों को अक्रॉस पंजाब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे वो मियांवाली हो, भक्कर हो, सरगोदा हो, सबको किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर, किसी प्रेजुडिस के बगैर, किसी प्रेफरेंस के बगैर ये स्कॉलरशिप मिला है। 30,000 बच्चों को मिला है। लेकिन मैंने कल वीडियोस देखी जो मुझे यहाँ पर, जब आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आए तैयारियाँ देखने के लिए, तो मुझे बच्चों की जिनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिला, लेकिन उन्होंने राना सिकंदर को पहचान लिया, उन्होंने रोक लिया। कुछ बच्चियाँ थीं, उन्होंने कहा कि जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप है, तो जो सेकेंड ईयर में है, जो थर्ड ईयर में है, जो उनको भी ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मिलने चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह, मेरा वादा रहा कि मैं ऑफिस में जब जाऊंगी, मैं अपनी टीम के साथ बैठूंगी, हम इस प्रपोज़ल पे भी काम करेंगे कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, उनको भी, जो डिज़र्विंग है, उनको भी ये स्कॉलरशिप्स मिलेंगे। और अब जबकि ये 30,000 स्कॉलरशिप्स मिले हैं और मैं स्टोरीज सुन रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये 30,000, हालांकि ये 72 बिलियन का प्रोग्राम है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगले साल इसको 30,000 से हम 50,000 पे लेके जाएं। ये आपका पैसा है, आपकी अमानत है, आप ही पे लगना चाहिए, है ना? आवाज़ आ गई है मुझे। और ये भी बहुत खुशी की बात है, मैं आज अल्लाह ताला के सामने और आप सब के सामने सुरखरू हूँ कि मैं हल्फन ये बात कह सकती हूँ कि एक भी स्कॉलरशिप आउट ऑफ दोज 30,000 स्कॉलरशिप्स, एक भी स्कॉलरशिप मेरिट की खिलाफ वर्जी करके किसी की सिफारिश पे नहीं दिया गया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि किसी बच्चे से ये नहीं पूछा गया या उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया कि उसका ताल्लुक किस सियासी जमात से। मेरे लिए मेरे तमाम बेटे और बेटियां बराबर हैं, पंजाब के तमाम बेटे बेटियां मेरे लिए बराबर हैं, और मैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती। समझाऊंगी ज़रूर आपको कि ये रास्ता आपको कहाँ लेके जा रहा है और आपको किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है, फिर जुनेद को आप सब जानते हो, जुनेद है वो बड़ा पॉपुलर है सब में, उसकी बातें हर जगह से मैं सुनती हूँ। फिर छोटी बेटी है, वो अभी पढ़ रही है, बाकी 2 ने पढ़ लिया है। तो मैं आप सबको एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं देखती, मैं आप सबको एक माँ के तौर पे देखती हूँ, और एक माँ की तरह आप सबके बारे में सोचती हूँ। और जो हमारा मुल्क है, जो हमारी धरती है, वो भी हमारी माँ है। तो जो माँ है वो बच्चों में तफरीक नहीं कर सकती।
वो कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, और अगर रियासत माँ की तरह होती है तो ये तो नहीं हो सकता कि उसी रियासत में माँ का एक बच्चा, उसके पास पैसे की फरावानी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो माँ का एक बच्चा तो आला तालीम हासिल कर रहे हैं और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तक उसकी रसाई हो, और जो माँ का दूसरा बच्चा है वो वसाइल की कमी की वजह से अगर तालीम से महरूम रह जाए तो रियासत के लिए ये बहुत ही फ़िक्र की बात है, बहुत फ़िक्र अंगेज़ बात है। मेरी चीफ मिनिस्टरशिप में पंजाब में कोई बच्चा जो अहल भी हो, जो लायक भी हो, जो मेहनती भी हो, जो मेरिट पे भी हो, और अगर उसको सिर्फ इस बिना पे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ वो जाना चाहता है उसको दाखिला ना मिले कि उसके वालिदैन के पास वसाइल नहीं हैं, उन्होंने अपना किचन चलाना होता है। अभी एक बच्ची ने मुझे कहा कि मेरे लिए इतनी, जिसको मैं स्कॉलरशिप दे रही थी, उसने कहा मेरे लिए इतनी बड़ी हेल्प है क्योंकि मेरे और भी बहन भाई हैं, तो मेरे वालिदैन जो हैं वो तमाम बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा पूरा नहीं कर सकते। तो अगर कोई तालीम से इसलिए महरूम रह जाए कि उसके पास वसाइल की कमी है, तो मेरे लिए तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है मेरे बच्चों। और 68 डिसिप्लिन्स में बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे फास्ट है, नस्ट है, लम्स है, और भी हम इसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐड करते जाएंगे, उनमें भी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उनके मेरिट की बेस पे ये दाखिला मिला है और ये स्कॉलरशिप मिला है। और ये तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और 12 या 14 प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये स्कॉलरशिप्स मिले हैं। और डिसिप्लिन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल साइंसेस, मैं ये चाहती हूँ कि आप वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ो, वो डिसिप्लिन्स पढ़ो, उधर जाओ जहाँ पर आप जब पढ़ के निकलो तो आपको नौकरी मिल जाए, आपकी जॉब मार्केट में आपकी डिमांड हो। सिर्फ हम वो चीज़ें ना पढ़ें जिसको एक पढ़ के सिर्फ डिग्री लेनी है, और वो डिग्री आज की दुनिया में रेलेवेंट नहीं है। मैं चाइना गई तो मैंने देखा वहाँ क्लास 5 से बच्चे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं और इतना आगे निकल गए हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग उनके साथ compete कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोचा था कि जो आज दुनिया में, जो दुनिया ने साइंस में तरक्की की है, IT की फील्ड में जो तरक्की की है, इंशाअल्लाह ताला कम से कम पंजाब में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे बच्चे भी एट पार विद द वर्ल्ड हों। और सिर्फ ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं है, ये वो अमीर और गरीब की तफरीक है जिसको इस स्कॉलरशिप ने ख़त्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है, इट इज़ द बिगेस्ट सोशल इक्वलाइज़र। आपके पास आज वसाइल की कमी हो सकती है, लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ के बाहर जाओगे तो आपका लेवल ही कुछ और होगा इंशाअल्लाह ताला। और अब चूंकि मेरा आपको पता है ये मंथ ऑफ जनवरी जो है, इसको मैंने पूरा पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट किया है। मैं आजकल दफ्तर नहीं जा पा रही, उसकी वजह ये है कि मैंने सोचा कि सिर्फ इस तरह के कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको चेक पकड़ा दे तो ये तो मैंने फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं करनी ना। मैंने आपसे बात करनी है, मैंने आपकी बात सुननी है, आपके मसाइल सुनने हैं, उनको अपने थॉट प्रोसेस में लेके आना है ताकि उन मसाइल का मैं आपके लिए हल ढूंढ सकूं। अभी कोई बच्चा कह रहा था हमारे यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम नहीं है, कोई कह रहा था वो फलां चीज़ नहीं है। जब तक मैं आके आपके साथ इंगेज नहीं करूँगी, मैं आपकी चीफ मिनिस्टर हूँ, आपकी माँ हूँ, अगर मैं आपके लिए काम नहीं करूँगी, दफ्तर तो चलता रहता है उसका मैंने पूरा मंथ ऑफ जनवरी सिर्फ होनहार स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए डेडिकेट किया हुआ है। और अभी एक बच्ची पूछ रही थी कि मैडम हमें लैपटॉप मिलेंगे, तो आपको ये जान के खुशी होगी
आपको ये जान के खुशी होगी कि लैपटॉप्स आ चुके हैं और मैं बहुत जल्द वो लैपटॉप्स लेके आपके पास एक दफ़ा फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और मैंने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले लैपटॉप्स हैं, मैंने वो आपके लिए खुद सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको आपकी रिसर्च के लिए, आपकी असाइनमेंट्स के लिए, आपको किसी किस्म की भी अगर कोई एड चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो वो आपको उसमें मिले। फिर एक बच्ची ने मुझे पूछा, मैं हैरान हूँ, सब बच्चों को वैसे स्कीम्स का पता है। एक बच्ची ने पूछा, मैडम हमें ई बाइक्स भी मिलेंगी? तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगले साल, इस साल हमने 30,000 ई बाइक्स दिए और उससे बच्चों से जो थोड़ा बच्चों ने दिया है, बाकी हमने दिया है और उसको हमने आसान किस्तों में कर दिया है। 5,000 के करीब उनकी मंथली किस्त है। लेकिन मैं अभी वादा नहीं करती, लेकिन मैं इस पे काम कर रही हूँ कि अगले साल 1 लाख ई बाइक्स मैं बच्चों को फ्री दूँ, बिल्कुल फ्री इंशाअल्लाह। मैं आपका बोझ बांटना चाहती हूँ, मैं आपके माँ बाप का भी बोझ बांटना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपको ये फ़र्क महसूस हो कि वज़ीर आला की कुर्सी पे वज़ीर आला मरियम नवाज़ नहीं बैठी हुई, हमारी माँ बैठी हुई। और जैसे आपको मैंने कहा कि आपने मुझे शुक्रिया नहीं बोलना, मैं नहीं चाहती कि आपकी आंखों में तशक्कर के जज्बात हों। अच्छा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर कोई आपके लिए कुछ करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह आपका हक है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरा शुक्रिया बोलो। अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो वो आज जो तराना बच्चे पढ़ रहे थे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, आप उसको गौर करो, उसके ऊपर गौर करो, उसके एक एक लिरिक पे, एक एक लफ्ज़ पे गौर करो। और ये मेहदी हसन साहब ने बहुत अच्छी ये तराना जो है उन्होंने पढ़ा है और मैं जब भी, मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल है ये तराना, ये जो आपको एहसास ज़िम्मेदारी बतौर पाकिस्तानी जो ये आपको दिलाता है, वो उसको जो है वो बहुत गहराई में जाके उस पर गौर करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसीलिए मैं अपने आप को नहीं, मुझसे कंट्रोल हुआ अपने जज्बात, पाकिस्तानी के जज्बात। मैं उनके साथ गई, मैंने उनके साथ मिल के ये पढ़ा क्योंकि मैं ये चाहती थी कि आप बच्चे इसको गौर से सुनो। मैं इसको अक्सर कभी यूट्यूब पे लगा के सुनती हूँ और महसूस करती हूँ, अपने ऊपर इसको इंटरनलाइज करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि बतौर पाकिस्तानी मेरी क्या ज़िम्मेदारी है। और वो ये कहता है, ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। किसकी सूरत? इस ज़मीन में तुम सब हो, बरगो बार की सूरत। देखना गवाना ना, दौलते यकीन लोगो। किस चीज़ पे यकीन? इस चीज़ पे यकीन कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके पासबान हैं और हम इसके लिए काम करेंगे, हम इससे वफा करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना खुदा न खास्ता ये जो तरक्की करती हुई दुनिया है, इसमें हम बहुत अल्लाह ना करे पीछे रह जाएंगे। हम अपने मुल्क को, वी कैन नॉट लेट इट डाउन। देखना गंवाना ना, दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। अमीन का मतलब जानते हो ना? क्या मतलब है अमीन का? अमानत रखने वाला। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर कि ये वतन अमानत है और हम उसके अमानतदार हैं, हम उसके अमीन हैं। तो अमीन जो है वो कभी, हमारा दीन भी यही सिखाता है, हर दीन यही सिखाता है कि अमानत में ख़यानत हमने नहीं करनी, और वो भी अपनी मिट्टी की जो माँ जैसी ज़मीन है उसमें ख़यानत हम नहीं कर सकते। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपसे बदले में सिर्फ ये चाहिए कि हर कोई
आज ये अहद करें। पाकिस्तान में 60% जो है वो यूथ है। इसका मतलब है कि मुल्क जो अमानत है वो 60% यूथ है। आपके हाथ में है इस मुल्क की जो बागडोर है, और आप ही के हाथ में है। आप में से हर बच्चा अगर महसूस करेगा अपनी ज़िम्मेदारी, जो ज़िम्मेदारी का वज़न है वो उठाएगा, और वो ये ना सोचे कि मैं एक अकेला इंडिविजुअल हूँ, मैं एक अकेला स्टूडेंट हूँ या मैं एक अकेली स्टूडेंट हूँ। एक एक बच्चा जो है वो ईंट है, जो फाउंडेशन है उसकी मुल्क, इस मुल्क की, पाकिस्तान की, इस मिट्टी की जिसके ऊपर ये मुल्क खड़ा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी को पहचानो, और कुछ भी हो जाए, मैं आज आपसे ये वादा लेके जाऊँगी, कुछ भी हो जाए आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स, इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। अपने बच्चे, मैं माँ हूँ ना, मैं अपने बच्चे तो बाहर बिठा दूँ और कहूँ कि ये तुम लोग बाहर ना निकलना, तुम्हें कहीं खुदा न खास्ता चोट ना लग जाए, और दूसरे वालिदैन के बच्चों को, दूसरों के बच्चों को मैं सड़क पे खड़ा कर दूं और कहूं कि गोलियां चलाओ, पेट्रोल बॉम्ब चलाओ और घेराव कर दो, जलाओ कर दो, तो मुझे ये बताओ कि ये हिपोक्रेसी जो है ये मुझे कैसे जीने देगी? मेरी रूह कांप जाती है ये देख के। अभी आपको पता होगा, खबरें सुना करो और फिर सुनी सुनाई बात पे आंखें बंद करके यकीन ना किया करो मेरे बच्चों। अब खुद आपको अल्लाह ताला ने एनालिटिकल स्किल्स दिया हुआ है, इतना दिमाग दिया है जो सोचता है, जो आप लोग इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, आज की दुनिया के बच्चे हो, आपको हर तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है। प्लीज़ अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क को सामने रख के हर फैसला करना, अपने माँ बाप को सामने रख के हर फैसला करना। जो बच्चे मुल्क में किसी के बहकावे में आ गए, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने गोलियां चला दी, रेंजर्स को शहीद कर दिया, पुलिस वालों को शहीद कर दिया, आज वो बच्चे, अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। आप पूछो उनके माँ बाप से कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। बच्चा जेल में हो और माँ बाप घर में हो, किस तरह उनके माँ बाप को नींद आती होगी, किस तरह उनके माँ बाप खाना खाते होंगे। खाना खाते होंगे तो सोचते होंगे पता नहीं मेरे बच्चे को वहाँ खाना मिला है या नहीं मिला। जब हीटर ऑन करते होंगे तो सोचते होंगे पता नहीं मेरा बच्चा किस सर्दी में वहाँ है। और जब उनको एहसास होगा कि हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं तो उनको ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि हमारे बच्चे सलाखों के पीछे हैं। और उन बच्चों ने अब माफ़ी मांगी है। अगर इतना अच्छा काम किया था तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? करने से पहले सोचना चाहिए। कोई आपको ये कहे कि सामने कुआं, इसमें छलांग मार दो, तो अल्लाह का वास्ता ऐसा मत करना। अपने माँ बाप को उन्होंने मेहनत से, खून पसीने की कमाई से आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये आपका फ़र्ज़ है, ये आप पे कर्ज़ है कि आप उनको अपनी वजह से, किसी की जो एक उसकी लालच है इक़्तिदार की, उसकी वजह से उसका ईंधन नहीं बनना। आपने अपने वालिदैन को लेट डाउन नहीं करना, उनको तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना। आपके वालिदैन की तरफ भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया। और हसान नियाज़ी पीटीआई का एक लॉयर भी है और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनका शायद भांजा भी है, और उसके वालिद का नाम है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के दिल पे और उस जो हसान नियाज़ी उसकी माँ के दिल पे आज क्या गुज़रती होगी। लेकिन आप ये देखो कि फ़ौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की कि वो डंडे पे टांग के पूरी दुनिया को उसने तमाशा दिखाया। उसको 10 साल कैद हो गई, उसका फ्यूचर तबाह हो गया। अब 10 साल बाद वो कैद से अगर निकलेगा तो पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी, माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, वो किस हालत में होंगे।
तो ये मैं आपको एक फूड फॉर थॉट दे रही हूँ। और वर्दी, आप वर्दी को क्या, चाहे वो पुलिस की वर्दी हो या वो रेंजर्स की वर्दी हो या वो फौज की वर्दी हो, वर्दी क्या कनोट करती है? ये वही लोग हैं जो वो ये वर्दी पहनते हैं और हमारी सरहदों पर हमारे मुल्क को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए जानें भी कुर्बान करते हैं। और ये जो अभी KPK से लास्ट अटैक हुआ था पंजाब के ऊपर, तो मैं पंजाब पुलिस के जो जवान ऑफिसर्स ज़ख्मी हुए थे, मैं उनके पास जब गई, पिंडी में वो दाखिल थे, तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि गर्दनों में गोलियां लगी हुई थी। कोई ऐसा रेंजर्स का, वो एक ही लाइन में रेंजर्स और पुलिस के ऑफिसर्स और जवान लेटे हुए थे, कोई रेंजर्स और पुलिस का जवान ऐसा नहीं था जिसकी सर की हड्डियां स्कल फ्रैक्चर्स ना हो। मैंने कहा ये कैसे स्कल फ्रैक्चर? उन्होंने कहा डंडे मार मार के, कीलों वाले डंडे मार मार के हमारा सर तोड़ा है। पुलिस है, पुलिस के अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं और हैं, उनको बेहतर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब खुदा न खास्ता आपके घर पे कोई मुश्किल आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम पुलिस को आवाज़ देते हैं, पुलिस आती है। सारे एक जैसे पुलिस में भी नहीं है। तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से पुलिस को और रेंजर्स को उन्होंने गोलियां मारी, 4 रेंजर्स शहीद हो गए, पुलिस वाला शहीद हो गया, और वो एक कोई गरीब आदमी था। भाई दुनिया का कौन सी सियासत है जो ये सिखाती है बच्चों को, ये कहती है कि किसी बच्चे से उसका बाप छीन लो, किसी घर से उसका कमाने वाला छीन लो, सिर्फ इसलिए कि आपका कोई सियासी इख्तलाफ है। आपको सियासी इख्तलाफ करने का हक है, हम जमहूरियत में रहते हैं। मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि आप पॉलिटिकली मुझे सपोर्ट करो। हाँ, ये ज़रूर कहूंगी कि कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन आपकी बर्बादी का सामान कर रहा है, ये सोचना और फैसला करना आपका काम है। ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ के जाऊंगी आज। तहजीब के दायरे में रह के भी सियासी मुखालफत हो सकती है। आवाज़ें कसना, चोर चोर की आवाज़ें लगाना, बुहतान, हमारे दीन में बुहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी पे वो इल्ज़ाम लगाना जो उसने ना किया हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और आज अगर आप अपने मकाफ़ात अमल, हमें कहते हैं इसका मकाफ़ात अमल होता है, तो ये मकाफ़ात अमल ही है जो आप भुगत रहे हैं आज। तो अगर आपको कोई ये कहे कि ये आपका सियासी मुखालिफ है, इसको आवाज़ कसो, इसको गाली दो, इसका गरेबान पकड़ लो, ये पुलिस वाला है क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है तो ये हमारा दुश्मन है, इसको मार दो, ये फौजी हैं, अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे, अगर हमारे साथ नहीं है तो उनको गोलियां मार के शहीद कर दो, इनकी वर्दियों को डंडों पे टांग दो।